क्या लगता है आपको, कैसे रहे मोदी गवर्नमेंट के 10 साल? Democracy is dying in India. Modi ji is turning out to be a dictator. Development is only the temple building. It's only the religious warfare in India these days. क्या अंग्रेजी बोलती है? सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो क्या आप भी अपने आसपास इन्हीं सवालों को उठता देख रहे हैं, चाहे वो किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियो हो या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन की स्पीच, घर परिवार में हो रहा डिस्कशन हो या फिर चौराहे पर खड़े कुछ लोगों के बीच की चर्चा का विषय। हर कोई इस चुनावी मौसम में इन्हीं सवालों, इन्हीं विचारों से घिरा हुआ है। तो आइए आज इन सभी विषयों का एक रियलिटी चेक करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं, वो भी फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो देश में क्या क्या हो सकता है, और अगर इंडिया अलायंस की सरकार सेंटर में आ जाती है तो फिर देश में क्या क्या भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा गांधी अपने चैनल नेहाज इन्फो ड्राइव पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। 2024 के शुरू होते ही देश में चुनावी मौसम जमने लगा और इसे और गरमाया बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ सवाल मौजूदा गवर्नेंस पर लगाते हुए। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। The rest of the world today says India's democracy is no longer a democracy. क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए आखिरी चांस है आपको। मोदी और अमित शाह ने ईडी का ऐसे बना दिया, उनका ऑर्डर का ऊपर जो भी करने वाला संगठन बना दिया। लेकिन आज कौन बचाएगा देश को? तो चलिए चुनाव के कुछ अंतिम चरणों से पहले इन महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सवालों में से सबसे पहले, क्या भारत में डेमोक्रेसी नष्ट होती जा रही है और डिक्टेटरशिप का जन्म हो चुका है? इस बात का विश्लेषण करते हैं। इस बात को सपोर्ट करने वालों ने भारत का कंपैरिजन रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से किया है। भाई, नॉर्थ कोरिया में तो कोई अपोजिशन है ही नहीं, और रशिया में भी जो नाम की अपोजिशन है, जिसके लीडर अलेक्साई नावल्नी थे, उन्हें 2022 में कैद कर लिया गया था और 2024 में उन्हें जेल में ही मार दिया जाता है। तो भारत में ये किस तरह की डिक्टेटरशिप है जहां अपोजिशन के लीडर्स पूरी आजादी से घूमते हैं, भारत भ्रमण करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और सरकार की तीखी आलोचना भी करते हैं। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है वो तो नाला के कीड़ा है सब। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। ये कैसी हत्या है डेमोक्रेसी की हमारे देश में, जहां मनी लॉन्ड्रिंग के सीरियस चार्जेस से एक्यूज्ड दिल्ली के सीएम को चुनाव प्रचार के लिए जुडिशियल कस्टडी से सुप्रीम कोर्ट एंटरिम बेल दे देता है। और कितने वीक डिक्टेटर हैं मोदी जी, जो इस सब में हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं। हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम को फ्री एंड फेयर तरीके से काम करने दिया जा रहा है, तथाकथित डिक्टेटरशिप आ जाने के बावजूद भी। बढ़िया है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कंप्लीट एंड ब्रूटल सपरेशन ऑफ अपोजिशन। लेकिन भारत में इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 8 नेशनल पार्टीज हैं, 55 स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और करीब 2600 अलग अलग साइजेस की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है और रशिया में 27। देश की पार्लियामेंट में 227 नॉन बीजेपी एमपीज हैं और 1500 से भी ज्यादा नॉन बीजेपी एमएलएज हैं। भारत में एट प्रेजेंट 14 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। 2014 में बीजेपी की सेंटर में सरकार बनने के बाद 2015 में बीजेपी बिहार और दिल्ली में इलेक्शंस हारती है, 2017 में गोवा और पंजाब में हार जाती है, 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव में परास्त होती है, 2019 में झारखंड और फिर 2021 में तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल में भी हार जाती है। 2023 में बीजेपी कर्नाटका में भी चुनाव हार जाती है। मतलब ये कैसी डिक्टेटरशिप है मोदी जी की? यूजलेस, मेरी तो समझ के बाहर है ये। फिर इल्जाम लगते हैं कि बीजेपी ईवीएम मशीन्स को हैक करके वोट्स गेन कर लेती है। तो इसके रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन एक ओपन चैलेंज देती है हर पार्टी को
कि वो सामने आकर इस बात को प्रूव कर दे कि ईवीएम मशीन्स कैसे हैक की जा सकती हैं। तब कोई भी पार्टी सामने आकर इस चैलेंज को पूरा नहीं करती है। फिर ये भी बात होती है कि बीजेपी के एक्सेसिव फंडिंग की वजह से डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है। सभी पार्टीज के अमाउंट इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। ये कैसी डिक्टेटरशिप है कि पैसा सब में बट रहा है, सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर उसे रद्द कर देती है। यानी जो भी लोकतंत्र के रक्षक है वो अपना काम बराबर कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो ओवर रीच हुई है उसे रोककर लिमिट में ला रहे हैं। तो फिर कैसे डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और डिक्टेटरशिप आ चुकी है। फिर आगे बात आती है हॉर्स ट्रेडिंग की, कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है जब कोई पार्टी विपक्षी सदस्यों को लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है। हॉर्स ट्रेडिंग एक ऐसी इनफॉर्मल प्रैक्टिस भी मानी जाती है जिसमें कुछ पार्टीज ऐसी आपसी संधि करती हैं जिसमें सभी का फायदा हो। तो फिर ये महागठबंधन इंडिया अलायंस क्या है? ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। यहाँ तो बॉलीवुड के मुगेम्बो, शाकाल और तो और गब्बर भी ठाकुर के साथ मिलकर धन्नों का पीछा कर रहे हैं। बताओ, अभी कुछ ही महीने पहले पंजाब पुलिस मुजफ्फरनगर से दिल्ली बेस्ड यूट्यूबर रचित कौशिक को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उस यूट्यूबर ने अपनी चैनल सब लोकतंत्र पर अरविंद केजरीवाल और पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट किए थे। कांग्रेस के लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने भी आम आदमी पार्टी पर यह इल्जाम लगाया कि वो पुलिस का गलत इस्तेमाल कर उन्हें हैरेस कर रही है। फिर तमिलनाडु की डीएमके पर इल्जाम लगे कि इनके खिलाफ बोलने पर चेन्नई पुलिस ने यूट्यूबर एस कार्तिक गोपीनाथ को अरेस्ट किया। ऐसे और भी कई केसेस हैं जहां अपोजिशन पार्टीज ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। जब यूपीए की सरकार थी तब ईडी ने करीब 26 लीडर्स पर इन्वेस्टिगेशन किए थे और उसमें से मेजॉरिटी अपोजिशन के लीडर्स थे। याद कीजिए 2002 के दंगों के बाद मोदी जी को सीबीआई ने कई बार इंट्रोगेट किया था और उन्होंने हर बार इस इंट्रोगेशन का सामना किया। इस सब से हमें यहाँ एक बात समझ में आती है कि जब भी जो कोई भी पार्टी पावर में आती है वो अपने अपोजिशन के खिलाफ इस तरह की एक्शंस लेती है। हो सकता है कि बीजेपी भी इसी तरह का कोई राजनीतिक खेल खेल रही हो, लेकिन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में क्लियर एविडेंस ऑन पेपर अवेलेबल है अपोजिशन के खिलाफ एज पर ईडीज आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि अकेली बीजेपी तो डेमोक्रेसी की हत्या के लिए अगर हत्या हो रही है तो अकेली बीजेपी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि सारी ही पार्टीज के हाथ इंक्लूडिंग बीजेपी, सारी ही पार्टीज के हाथ इस सब से रंगे हुए हैं। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं देश में अनएम्प्लॉयमेंट की। फॉर्मर इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट IMF सुरजीत भल्ला का कहना है कि पिछले 7-8 सालों में यानी मोदी गवर्नेंस के दौरान करीब 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। ये नंबर यूपीए गवर्नमेंट कार्यकाल यानी 2004 से 2013 के समय से काफी ज्यादा है और उस फेज को जॉबलेस ग्रोथ टर्म से संबोधित किया जाता था। EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार सितंबर 2023 में फॉर्मल जॉब क्रिएशन 1.72 मिलियन तक पहुंच गया। अकेले सितंबर मंथ में 0.89 मिलियन नए मेंबर्स EPFO में एनरोल हुए और इन न्यू ज्वाइनीज में 58.9% भारत का यूथ है, 18 से 25 साल के उम्र का। EPFO एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस फंड्स जैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है भारत की ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स को। आखिर में हम ये देख लेते हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो देश में एक ऐसी सरकार होगी जो राम मंदिर बनने के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रही थी, जिनके अकॉर्डिंग राम जी सिर्फ एक काल्पनिक पात्र हैं और इनका वास्तविकता से कोई सरोकार है ही नहीं। वही इंडिया अलायंस जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल नहीं हुआ। ऐसी सरकार का एक अलग ही सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा देश की आम जनता पर। फिर ये अपनी मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि कास्ट सेंसस यानी कास्ट सर्वे करवा कर आबादी के हिसाब से वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस बात के इम्पैक्ट को लेबनान देश के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
लेबनान एक बहुत ही डेवलप्ड और सुंदर देश हुआ करता था, लेकिन एक समय पर लेबनान गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आते हैं जिसका नाम था कन्फेशनलिज्म। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अलग अलग रिलीजियंस और एथनिसिटी के लोगों के बीच बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन की जाएगी। मतलब हर कम्युनिटी के लोगों को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से राइट्स और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। हर एक कानून में पॉपुलेशन के हिसाब से बेनिफिट्स या कोटास दिए जाएंगे। पार्लियामेंट में हर एक डिसीजन इन्हीं सब कोटास के बेसिस पर लिए जाएंगे। इसका आगे चलकर असर ये हुआ कि लेबनान में एक कंप्लीट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पैरालिसिस आ गया। कोई भी पॉलिसी पार्लियामेंट में पास ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि कोई ना कोई कम्युनिटी अपना फायदा उसमें न पाते हुए वीटो कर देती थी। और फिर देश में पॉपुलेशन वारफेयर शुरू हो गया, जिसके तहत एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ज्यादा फायदा या कोटा पाने के लिए देश में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश में लग गई, जो कि अल्टीमेटली एक एक्चुअल वॉरफेयर में ट्रांसफॉर्म हो गया। There was civil war in Lebanon for about 20 years, which disrupted the country's economy completely. कहीं भारत में भी ऐसा कुछ नहीं हो जाए। हार्ड वर्क, मैरिज, इंसेंटिव्स, इनोवेशंस सभी इस कास्ट पॉलिटिक्स के साथ खत्म हो जाएंगे। फिर राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हम भारत के हर परिवार के बैंक अकाउंट में खटाखट पैसे डालते जाएंगे और गरीबी को पूरी तरह से हटा देंगे। पर कैसे हटाएंगे गरीबी, इस सब के लिए क्लियर स्ट्रेटेजी इनके मैनिफेस्टो में या इनकी स्पीचेस में कहीं भी सामने नहीं आती है। वहीं बीजेपी भी बहुत कुछ फ्री में ऑफर कर रही है, लेकिन इनकी सारी ही स्कीम्स पूरी तरह से पर्पसफुल है। बीजेपी लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए उन्हें डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है, जैसे उज्ज्वला स्कीम, मुद्रा लोन स्कीम, जैम ट्रिनिटी, लखपति दीदी स्कीम। इन सभी स्कीम्स के जरिए लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ उन्हें ट्रेन भी किया जा रहा है। उनकी स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनकर जॉब पा सके, अपना बिजनेस या स्टार्टअप डाल सके और उन्नति की राह पर आगे बढ़ सके। यहाँ आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं। साथ ही बीजेपी गवर्नमेंट मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, रोड्स, हाईवेज, रेलवे नेटवर्क्स के जरिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर जल योजना, टॉयलेट कवरेज, पीएम आवास योजना, इंटरनेट एक्सेस और रेगुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब कुछ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कांग्रेस के कंपैरेटिवली डबल से भी ज्यादा स्पीड से कर रही है। बीजेपी के गवर्नेंस के दौरान आर्ट और लिटरेचर में भी काफी पॉजिटिव असर पड़ा है। प्रो इंडिया मूवीज जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, स्वतंत्र वीर सावरकर, रजाकार और उरी, इन सभी मूवीज का रिलीज पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। एकेमेडिशियंस जैसे विक्रम संपत, संदीप सान्याल, अमीगा नात्रा, जो कि भारत की ट्रू हिस्ट्री को वर्ल्ड स्टेज पे पोर्ट्रे कर रहे हैं, इन सभी को बढ़ावा मिला बीजेपी सरकार में। तो अगर अपोजिशन जीतता है तो हो सकता है इन सभी एस्पेक्ट्स पर एक बार फिर से रोक लग जाए। देश में टेररिज्म, यूपी, बिहार और दूसरे स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर इरेगुलरिटीज शायद फिर से बढ़ जाएं अगर इंडी अलायंस देश में राज करती है। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि इस वीडियो का मकसद हेट फैलाना या किसी को भी व्यक्तिगत रूप से टारगेट करना नहीं है, बल्कि कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सत्य को डिस्टॉर्ट करके अर्थ का अनर्थ करके पेश करते हैं और उससे मेरी और आपके जैसी आम जनता को मिसलीड करते हैं। इस सब को रोकना इस वीडियो का इंटेंशन जरूर है। इस वीडियो को देखकर आप एक सही चुनाव कर सके, बस मेरी यही एक कोशिश है, क्योंकि आपका एक वोट आपके जीवन की और पूरे देश की दिशा को निर्धारित जरूर करता है, और वो एक वोट सही दिशा में जाना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में काफी सारा डॉक्यूमेंट्रियल और रिसर्च शामिल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेहाज इन्फो ड्राइव। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का खूब ख्याल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।